चलो दोस्तों शुरू करते हैं ना, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो भेजा मुझे लिखकर, ठीक लिखा, मतलब थोड़ी कमी है, लेकिन जब लिखना शुरू करेंगे तो कमी दूर हो जाएगी ना। मैंने बता दिया कुछ बच्चों को, है नहीं, तुम्हारा सही था, मैंने पढ़ लिया था ना, तो इसलिए मैंने थंब कर दिया था ना, सही लिखा था। तन में शैतानी ज़्यादा करता है पर काम सही कर लेता है वैसे, है ना। लेकिन अनमोल भाई तुमने क्यों नहीं भेजा? ना वृद्धि ने भेजा, बाकी जिन बच्चों ने भेजा मैंने लिख दिया। प्रोविजन बच्चे थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं ना, तो प्रोविजन अगर तुम्हें कहीं पे छोटा लगे तो उसमें क्या ऐड कर देना है? केस लॉ। केस लॉ का नाम याद ना हो तो एज पर डिसाइडेड केस ऐसे करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। तो जब तो मैंने सही कहा, बिल्कुल सही लिखा। उसने आधे पेज का प्रोविजन लिखा, मतलब ढंग से उसको एक्सप्लेन किया, एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर ये बात ध्यान रखना, प्रोविजन हमेशा एनालिसिस से बड़ा होगा। ऐसा कभी मत करना कि प्रोविजन तो लिखा नन्ना सा, एनालिसिस पहले चले जा रहे, ऐसा मत लिखना। इसका मतलब ये है कि जो बात प्रोविजन में लिखनी है ना, तुम उसे एनालिसिस में लिख रहे हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल एनालिसिस में लिखा था, MUAE वाला क्वेश्चन था ना, कि बस एनालिसिस में लिखा था भाई एम ने ए को रिप्रेजेंट किया कि भाई ये मेरी फर्म का पार्टनर है, एक्स को, ठीक है ना। ए ने कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहा है। इतनी लाइन लिखनी है एनालिसिस में से। फिर एनालिसिस के नीचे लिखना है एज पर द अफोरसेड प्रोविजन। अफोरसेड मतलब प्रोविजन जो मैंने, अफोरसेड मतलब जो ऊपर दिए गए प्रोविजन। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है हमेशा, जो मैं तुम्हें करवाता आया हूं? अफोरसेड। क्या वर्ड यूज करना है? नहीं, एनालिसिस में। कंक्लूजन में तो एक लाइन आएगी, एज पर द अफोरसेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 28, है ना, राइट। दिस क्वेश्चन या दिस केस या इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स आर एज रिटन इन अबव या अफोरसेड प्रोविजन। तो फिर उसमें इसको लिंक कर दिया कि अगर कोई बंदा खुद को रिप्रेजेंट करता है और मना नहीं करता तो उसे हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या एस्टोपल बोलते हैं। कंक्लूजन में एक लाइन लिखनी है, एक लाइन सिर्फ, ज्यादा ज्यादा दो लिख लो अगर दिल पे ज्यादा बोझ आ रहा है तो। क्या लिखना है? एम ने एक्स को रिप्रेजेंट किया कि यू मेरा क्या है? पार्टनर है, और यू इस पर कुछ नहीं बोलता है। तो यू, मिस्टर यू इज डीम्ड टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म, उस ट्रांजैक्शन के लिए पार्टनर ऑफ द फर्म एज पर द सेक्शन 28 एंड ही इज लायबल फॉर द डेट। बस एक लाइन में खत्म। एनालिसिस बड़ी, सॉरी प्रोविजन बड़ा, एनालिसिस उससे थोड़ा छोटा, और कंक्लूजन एक लाइन। पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि नंबर हमेशा प्रोविजन के होते हैं। तो जिन बच्चों ने भेजा बिल्कुल सही है ना। कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे डेली तो तरक्की हो जाएगी वहां तक जैसा हमें एग्जाम में लिखना चाहिए, है ना। वरना पता नहीं लगेगा कि तुम क्या लिख रहे हो, क्योंकि तुम चेक नहीं करवा रहे ना मुझसे, और मैं तुम्हें रेक्टिफाई नहीं कर रहा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो। तो फिर एग्जाम में अगर डायरेक्ट लिखोगे तो मुश्किल होती है पास होना। तो अभी से तुम्हें पता लग जाएगा सर ये क्वेश्चन दिया आज होमवर्क में, हमने ये किया, आप ग्रुप पे चेक कर दो। ग्रुप पे चेक कर दिया तो पता लग गया सर ये है ना। अब एग्जाम में क्या करना होता है, जो तुम घर पे करते हो एग्जाम में उसे बिना देखे लिखना है। घर पे तो कुछ बच्चे करते हैं चलो देख के लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू शुरू में प्रोविजन याद नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हाँ, तो क्या होता है जैसे छोटा हो गया तो उसके बाद क्या करना, देख के लिख लिया। तो जब हम देख के भी लिखते हैं ना, बुक से देख के लिखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बस मुझे ध्यान रखना है कि आज मैं 1 महीना देख के लिख रहा हूँ, अगले महीने से क्या नहीं करूंगा, देख के लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में मुझे बिना देखे लिखना है। तो अगला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप क्या है? प्रोविजन को देख के लिखो ओपन बुक एग्जाम की तरह। अगला स्टेप क्या होगा? फिर आगे क्वेश्चंस हमें बिना देखे लिखने हैं जैसा हमें एग्जाम में लिखना है। तीसरा स्टेप ऑलरेडी आसान हो जाएगा जब सच में मुझे एग्जाम में बिना देखे 3 घंटे लिखना है। तो अभी देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम से 2 महीने पहले से बिना देखे लिखना शुरू करना पड़ेगा, तभी हम पता लग पाएंगे कि एग्जाम में हम लिख पा रहे हैं। क्योंकि बिना देखे लिखोगे तो हमेशा प्रोविजन तुम्हें क्या लगेगा, छोटा से लगेगा। तुम्हें लगेगा यार मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, तो तुम्हें लगेगा प्रोविजन नहीं आ रहा तो एनालिसिस को बढ़ा देता हूं, तो नंबर नहीं मिलने वाले, है ना। वो स्कूल वाला काम नहीं चल सकता यहाँ, क्योंकि कुछ याद नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे देता हूँ समझ आई ना बात। तो प्रोविजन मेरी खोपड़ी प्रोविजन नहीं आ रहा तो एनालिसिस बढ़ा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो। और डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया तो मतलब 2 मार्क्स में आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोविजन ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बताओ, तो फिर तो क्या कहते हैं एग्जाम्पल कितने दे दोगे तुम, उसमें तो प्रोविजन ही लिखना है ना, प्रोविजन के साथ एग्जाम्पल देना, इसलिए प्रोविजन याद होना जरूरी है। और आज का मुद्दा देखो ये है भाई, यानी कि हमारी यूनिट 2 जो है वो ये कहती है बाबू लोग, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, बाबू रिलेशनशिप ऑफ, हाँ, रिलेशनशिप पार्टनर पार्टनरशिप फर्म।
तो पहले हम पढ़ेंगे ये म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, ठीक है, पहला पड़ाव हमारा ये होगा, ठीक है। फिर होगा हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, यानी पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है सर हमारा, कैसे पार्टनर को भर्ती करना है। फिर चौथा ये हो गया और पांचवा ये हो गया। यानी कि अगर इस यूनिट को ब्रेक करोगे तो कितने पार्ट में पढ़ना है तुम्हें, 5 पार्ट में पढ़ना है। पहली वाली यूनिट को ब्रेक करोगे तो उसको 2 पार्ट में पढ़ना है, एक सेक्शन 6 ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनर, दूसरा टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसको 5 पार्ट में पढ़ना है कि थोड़ी सी लंबी यूनिट है। थर्ड वाला यूनिट बहुत आसान है, नहीं जो छोटी भी है, तो हम इसको 5 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर, ये हम आज करने वाले हैं, कोशिश करेंगे ये हम आज करें, राइट। तो सबसे पहले उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ये मैंने एसआर के पहले ही तैयार कर रखा है तुम्हारे लिए, ठीक है। पहले मैं इसको समझाऊंगा बाबू, पहले मैं इसको समझाऊंगा, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ समझेंगे, और फिर इसको हम थ्योरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर बताऊंगा कि एग्जाम में थ्योरी कौन सी पढ़नी है, यानी एग्जाम में हमें कौन सी थ्योरी को पढ़ के जाना, किसको हमें छोड़ देना है एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। अब देखो क्या लिखा है, पैकेट 1, मैं इसे क्या नाम दे रहा हूं भैया, पैकेट 1 का मैं इसलिए नाम दे रहा हूं क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि जब तुम एग्जाम में पढ़ोगे या तब तुम इसे रिवीजन करोगे तो इसको एक साथ पढ़ के उठना। ऐसा नहीं कि सेक्शन 9-10 पढ़ा, चल भाई चल आइसक्रीम खाया हूं, है ना, मोमोज खाया हूं, ऐसा नहीं करने का। यानी कि इस पूरे बंच को कंप्लीट करके उठना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक दूसरे से इंटररिलेट करते हैं, ठीक। अब सुनेंगे ध्यान से, धारा 9 से कहानी शुरू होगी आज की। धारा 9 ये कहती है कि तुम्हारी एज अ पार्टनर ड्यूटी क्या है, तुम्हारे एज अ पार्टनर। धारा 9 ये कहती है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है ना, राइट। सेक्शन 10 बड़ा खतरनाक है, वो ये कहता है फ्रॉड क्या, फ्रॉड के चक्कर में क्या होगा, ठीक है, राइट। सेक्शन 11 में हम पढ़ेंगे कि डीड में अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। सेक्शन 12 में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर क्या है, और सेक्शन 13 में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमने, यानी सेक्शन 13 को मैं बोलूं, सेक्शन 13 है हमारी यादें, यादें याद आती हैं, यानी कि जो अकाउंट्स वाले भैया ने तुम्हें बताई थी ना बातें, पीएसआर इतना होगा, कैपिटल, ये सब सेक्शन 13 में लिखा है, 13 होने लगा हूं, 13 में लिखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स में अगर मैं बात करूं तो एक पार्टनर की ड्यूटी क्या है। तो बताओ 11वीं 12वीं में जो पढ़ा वही है ड्यूटी। यहां पर क्या, जो भी काम करूंगा किसके लिए करूंगा, जैसे बच्चों ने कहानी नहीं सुनते थे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कछुआ चलता गया, मॉरल ऑफ द स्टोरी, है ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, है ना, राइट। तो भैया ऐसे बचपन में कहानी सुनाते थे घर वाले, स्कूलों में कहानी होती थी, और कहानी लालच बुरी बला है। मगरमच्छ की पीठ पर बंदर बैठ के गया, बंदर कहने लगा मेरा कलेजा तो जामुन के पेड़ पर लटका रह गया, अरे भैया जाके, है ना, राइट। तो भैया धोखाधड़ी से बचें, लालच बुरी बला, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो सेक्शन 9 मॉरल ऑफ द स्टोरी है, क्या है बाबू, यानी कि बचपन की याद है कि मुझे क्या करना है। तो सेक्शन 9 ये कहता है जो भी काम करना है कॉमन एडवांटेज के लिए करना है, अपना नहीं करना। किसके लिए करना है, देश के लिए भी नहीं करना, कह रहा देश के लिए करना है, अबे देश के लिए नहीं करना, देवा देवा, पहले किसके लिए करना है, सबके लिए करना है, मेरी फर्म के लिए करना है। मतलब लालच नहीं करना कि मैं ज्यादा कर दूं, मैं ज्यादा पैसा ले लूं और अपने भाई बंधु को, पार्टनर को कम दे दूं, नहीं, केक कटेगा सब में बटेगा, रेशियो के हिसाब से। दूसरा, फेथफुली काम करना, यानी धोखाधड़ी नहीं करनी। तीसरा, जब भी दूसरे पार्टनर तुमसे सवाल जवाब करे सच्चाई बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके क्या कर रहे हो, अकाउंट संभाल रहे हो, ठीक है, और दूसरे जो तुम्हारे पार्टनर है वो साइंस के हैं, उन्हें नहीं पता डेबिट क्या होता है, डेबिट को डेबिट पढ़ते हैं, है कि नहीं बात, उन्हें कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी नादानगी या उनकी अनपढ़ता को तुम क्या करो, फायदा उठा लो, मजा ले लो, अरे कुछ नहीं, तो छुपाना नहीं है कुछ भी पैसे को, है ना, खातों में, है ना, सारी इन्फॉर्मेशन देने। अगर वो पूछ रहे कि भाई बता दे भाई ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन देने की भाई जब हम खाते बनाते हैं तो हम इस वजह से इसको डेबिट क्रेडिट, है ना, बोलते हैं। ठीक है बाबू, समझ आ गई बात, राइट। अब सुनना ध्यान से, जब हमने सेक्शन 6 में एक चीज पढ़ी थी, सेक्शन 6 में एक चीज पढ़ी थी, याद हो तुम्हें, क्या पढ़ा सेक्शन 6 में, बताओ भैया। सेक्शन 6 में हमने पढ़ा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनर, बोलोगे नहीं बोलोगे, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या होता था कि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहता है केक कटेगा, है ना, केक कटेगा सब में बटेगा, अच्छा होगा वो भी बटेगा, खराब होगा वो भी बटेगा। यानी तुम जो भी काम कर रहे हो किसके बिहाफ पे कर रहे हो, फर्म के बिहाफ पे। इसका एक एक्सेप्शन आता है सेक्शन 10, बहुत ही खतरनाक,
सेक्शन 10 ये कहता है किसी भी पार्टनर ने, बाबू किसी भी पार्टनर ने क्या किया है, फ्रॉड किया, यानी कोई भी पार्टनर ने किसी भी तरह का इल्लीगल काम किया है। कैसा काम किया है, इल्लीगल काम किया है। ठीक है, मान लो भैया हम सब पार्टनर है, अब एक बालक यहां पे ड्रग्स बेच रहा है बैठ के, हमें पता नहीं है, कह रहा नमक का बिजनेस है हमारा, नमक के पैकेट में क्या भर रहा है, खैनी नहीं ड्रग्स, खैनी वाले खैनी तक ही रहेंगे कैसे है ना, खैनी वाले खैनी, अरे खैनी से ऊपर उठो ठीक है, ड्रग्स वाइट, ठीक है, हाँ जो भी है, जो संजू पिक्चर में संजय दत्त पीता था, तो पीता नहीं था, सूंघता था, है ना। अब ये हाँ ग्लूकोज बहुत बढ़िया बात कही, बच्चों के लिए ग्लूकोज के बराबर। अब वो पकड़ा गया और ये बात प्रूफ हो गई कि भाई बाकी पार्टनर इनोसेंट थे, तो केक कटेगा सब में बटेगा, अब नहीं बटेगा। जज साहब ने बोला सेक्शन 6 तब लगता है जब आप जेन्युइन कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि बाकी पार्टनर का नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। सेक्शन 6 जब नहीं लगेगा जब आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड और इलीगल काम। तो फ्रॉड और इलीगल काम की भरपाई फ्रॉड और इलीगल काम करने वाला पार्टनर ही बियर करेगा, भुगतेगा। जमती है बात, बोलो। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस सब लायबल है, हाँ ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब एक बार देखो पढ़ के देखते हैं, फिर इसको दोबारा देख लेंगे। देखो सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 ये कहता है कि पार्टनर जो भी करेगा क्या करेगा, कॉमन एडवांटेज के लिए करेगा, ठीक है, फुल इंफॉर्मेशन देगा, गुड फेथ में काम करेगा, ट्रू अकाउंट देगा। बस ये बात याद रखनी है, यानी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना एग्जाम में, उसके लिए याद रखना, आगे पीछे तो अपनी लैंग्वेज बना सकते हो, और इसको क्या कर देना एग्जाम में, अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ड्यूटी टू इंडिमनिफाई फॉर द फ्रॉड, क्या वर्ड आया, फ्रॉड। अगर किसी भी काम के लिए किसी पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट किया है, बेईमानी की है ना, इसके जो अदर पार्टनर हैं वो सारा का सारा इल्जाम थ्रो कर सकते हैं अपॉन हिम कि भाई इसने फ्रॉड किया, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें, तो वो झेलेगा। आसान है, बच्चों वाली बात है, पार्टनरशिप का सबसे तुच्छ एक्ट है, कंपनी एक्ट से तो 1000 गुना आसान है। अगला, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर कंडक्ट बिटवीन द पार्टनर, सेक्शन 11। देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझेंगे इस बात को। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है सर, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, कैसे, चेंजेस करके डीड में, यानी डीड में कुछ लिख दो और डीड में चाहे तुम कुछ घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एक्ट के हिसाब से बेईमानी मत करना, मैं एक्ट के हिसाब से कोई भी गलत काम मत करना। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर क्या हो सकती है सर, डीड के हिसाब से बढ़ाई घटाई जा सकती है। ठीक है, अगली बात सोच के बताओ, पहले ध्यान समझना जो मैं कह रहा हूं, क्या किसी भी पार्टनर को दूसरा बिजनेस करने से रोका जा सकता है, नहीं जा सकता, बोलो। जैसे मैं यहां पे पार्टनर हूं, तो मैं कह रहा हूं मैं कहीं और कुछ और पढ़ाऊंगा, तो क्या रोका जा सकता है, रोका जा सकता है ना, इसमें क्या बुराई है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होगा ना फिर वहां डाइवर्ट होगा। मान लो यहां मैं पार्टनर हूं कम रेशियो में 10% के हिस्से में, वहां मैं पार्टनर हूं 20% के हिस्से पर, तो मैं क्या चाहूंगा यहाँ के ग्राहक कहां जाए, वहां चले, क्योंकि बात तो मैं सेम ही कर रहा हूं, तो वहां मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा 20%, यहाँ कितना मिल रहा है, तो ये बेनिफिट ऑफ है ना इंटरेस्ट जो मैं कमाना चाहता हूं। जज कहते नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम उस फर्म में पार्टनर अगर हो 10% पे और 20 पे, तो 10 वाले को तुम परसेंट नुकसान ना दो, इसलिए हम लॉ में क्या लिख देते हैं, एग्रीमेंट में लिखकर, डीड में लिखकर आप किसी भी पार्टनर को रेस्ट्रेन कर सकते हैं, क्या करने से, रोक, ट्रेड मतलब दूसरा व्यापार करने से, रेस्ट्रेन मतलब रोकना, आसान सी बात है ना। अब नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के बारे में हमने एक बात कहां पढ़ रखी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, कि रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है ना, वो किसी को आप व्यापार करने से नहीं रोक सकते, यानी कि सेक्शन 27 में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि आप किसी को व्यापार करने से नहीं रोक सकते, है ना। वहां ये लिखा है कि मान लो भाई हम यहाँ कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे कोचिंग सीए की दे रहे हैं, ऊपर वाली बिल्डिंग में एक और सीए की कोचिंग खुल जाए, तो हम उसके ऊपर चक्कू नहीं रख सकते कि भाई जब हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में सीए की कोचिंग कर रहे हैं तो तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, समझ में ना बात। एक रेस्टोरेंट है तो दूसरा रेस्टोरेंट इस बिल्डिंग में खुलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 27 से कहता है आप किसी को भी इंडिया में बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। समझ में आई बात? किसी को भी इंडिया में बिजनेस करने से बाबू क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। लेकिन यहां तुमने मुझे बोला कि यहां हम अदर पार्टनर को बिजनेस सेम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को बिजनेस करने से रोक सकते हैं। अब तुम एक सेक्शन कहता है नहीं रोक सकते, एक सेक्शन कहता है कौन सा, सेक्शन 11, सेक्शन 11 पढ़ रहे हैं ना हम। सेक्शन 11 है कहते हैं पार्टनर को बिजनेस करने से रोक सकते हैं। समझ में आई बात? बहुत गहराई बात समझाने जा रहा हूं तुम में। तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, कर रहे हैं ना। एक तरफ तुम कहते हो किसी को भी हिंदुस्तान में बिजनेस करने से नहीं रोका जाता, दूसरी तरफ तुम कहते हो हिंदुस्तान में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बिजनेस करने से रोक सकता है। तो दोनों विरोधाभास नहीं हो गए, विपरीत हो गए ना। इसलिए इस विपरीतवाद को काटने के लिए क्या वर्ड लिखा जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग। क्या वर्ड लिखा जाता है, नॉट विद स्टैंडिंग। का मतलब ये होता है कि कहीं नॉट विद स्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 27, 27 में जो भी बात लिखी है उसको इग्नोर कर दो। बोलो मेरे साथ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, सेक्शन 27 में जो भी बात लिखी है उसको क्या कर दो, उसको इग्नोर कर दो, है ना। बोलो, अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं और मैं लिखूं नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 27, 27 में जो भी बात लिखी है उसको इग्नोर कर दो। अगर मैं उसको इग्नोर करूंगा तो मैं ये वर्ड काट दूंगा, काटूंगा नहीं काटूंगा? बोलो माया वायना मूर्ति पूछा, काटेंगे नहीं काटेंगे? काटेंगे ना। क्या वर्ड काट देंगे कि किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, तो इसको कटवा दिया नॉट विद स्टैंडिंग लिख के। यानी अब जो लिखी जा रही है बात वो ये वाली बात मानी जाएगी। बिल्कुल सही बात, ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, इग्नोर कर दो, बिल्कुल सही बात। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है कि सेक्शन 27 को नॉट विद स्टैंड कर दो, इग्नोर कर दो। समझ में आई बात? तो अब कैसे क्या पढ़ूंगा, इग्नोर, इग्नोरिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन 27। 27 में जो भी लिखा है उसे मैं इग्नोर मारता हूं, है ना। हमारी डीड, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, डीड, डीड प्रोवाइड कर सकती है कि पार्टनर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा जब तक वो क्या है, उस फर्म का पार्टनर। डीड कह सकती है, लेकिन इसके साथ एक खतरनाक बात भी लिखी है। अब तुम उस पार्टनर को कह दो कि पूरी दुनिया में नहीं करेगा, बाबू गलत है ये बात। पूरी दुनिया में कह दो, तुम कह दो कि जिंदगी भर नहीं करेगा, गलत है। तो यहां आप उसे कह सकते हो तू सेम बिजनेस नहीं करेगा पर लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड प्लेस। अभी मैं नोएडा पढ़ा रहा हूं, है ना। आरकेजी वाले कह रहे हैं कहीं और नहीं पढ़ाओगे, तो मैंने कहा अच्छा साउथ इंडिया चेन्नई जाके पढ़ा देता हूं। तो यार तुम्हें चेन्नई में क्या दिक्कत है, समझ आई ना बात? बोलो। तो ऐसा नहीं कर सकते कि तुम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पढ़ाओगे या जिंदगी भर कहीं नहीं पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस तक मुझे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे आरकेजी कह देगा नोएडा में मत पढ़ाना, चलो आरकेजी का दायरा और लंबा करते थे। आरकेजी कहता है दिल्ली एनसीआर में मत पढ़ाना, पर आरकेजी ये नहीं कह सकता गुजरात में मत पढ़ाना, आरकेजी ये नहीं कह सकता राजस्थान में मत पढ़ाना। आरकेजी चलो ये कह सकता है दिल्ली एनसीआर में मत पढ़ाना, अगर पढ़ाना है तो साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट, तो चलो ठीक है, रीजनेबल बनता है ना। लेकिन कहीं और ही मत, पूरी इंडिया में मत पढ़ाना, ऐसा नहीं कह सकते आप। समझ में आ गई बात? हाँ ठीक है। द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहता है, आप बिजनेस के लिए क्या क्या, है ना, इंतजाम रखेंगे। हर एक पार्टनर का राइट है वो क्या करे, बिजनेस में हिस्सा लेगा नहीं लेगा। अब ये तो एक्टिव पार्टनर तो लेगा ही लेगा, ऐसा थोड़ी दरवाजा बंद करके बैठ जाओगे, तू नहीं आ रहा, उसी से जहां करा, ये क्या बात होगी, तुझे नहीं आने देंगे अंदर, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। राइट, तू लेट आया है। डिलीजेंसी मतलब ईमानदारी से, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना किताब में, वो हाईलाइट करके वही याद करना है बस, आगे पीछे की वर्ड अपने आप जोड़ देना। अगला, अगर किसी भी मैटर में झगड़ा हो गया, झगड़ा, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, हाँ ठीक है। नो चेंजेस में बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ, सभी पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए। खाते देख सकते हो, देख सकते हैं भाई, मेरी कंपनी मेरे फर्म के खाते हैं तो मैं बुक्स क्यों नहीं दे सकता। हर एक पार्टनर का राइट है किसी भी टाइम पे अपने खाते को क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का क्यों ना हो, उसे कॉमर्स की कोई समझ ना हो, ठीक है। अच्छा, अगर मृत्यु हो गई तो क्या करते हो 12th में, उसकी नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा देते हो, वही लिखी है बात। और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव खाते चेक कर सकते नहीं कर सकते, हाँ वही लिखी है बात, है ना। तो ये पुरानी बात है जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। अब
ये है लॉ बाबू, क्या है ये लॉ, ये याद करना है। अब जो आईसीआई ने क्या किया, इसको क्या किया है, इसकी एनालिसिस बता दी। क्या बता दी? ठीक है, बोलो भाई। एनालिसिस को सिर्फ रीड करना है, याद करने की जरूरत नहीं। अब एक्चुअली में लॉ सिर्फ इतना है, अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप एक्ट बस 10-12 पेज का ही है। बुक में तुम्हें इतना लंबा चौड़ा पता क्यों लिख रखा है? क्योंकि एक पॉइंट की क्या कर रखी है, यानी कि जो मैं तुम्हें बाकी एक्ट में लिखवाता हूं ना, लिखवाया, डायग्राम बनाया, वो सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट ऐसा है जिसमें आईसीआई ने क्या कर रखा है, अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर रखा है। पार्टनरशिप एक्ट के नोट सबसे बेहतर नोट्स लगते हैं मुझे आईसीआई के, बाकी सब तो काले पीले ही है बस, वो है ना, ये सबसे बेहतरीन लगते हैं। वो बहुत अच्छे से एनालिसिस दे रखी है, अगर बच्चा देखे, बच्चा पढ़े तो पार्टनरशिप एक्ट आईसीआई ने ऐसा बना रखा है कि वो आईसीआई के एक्ट किताब से पढ़ के समझ सकता है, बाकी एक्ट को नहीं समझेगा। बाकी एक्ट में तो लिख देगा मैं कोरा वाला केस लिखा, बस समझ लियो, समझ में आई ना बात, राइट। बाकी डैमलर वाला केस लिखा, बस बताया नहीं क्या है, अपने आप समझ लेना। वहां गड़बड़ कर रखी है, याद आई ना बात। दिनशो मानी जी लिख रखा है, दिनशो मानी जी के हिसाब से टैक्स की चोरी नहीं करनी। अरे तो बताओ तो हुआ क्या था केस में, फैक्ट्स तो बताओ। वो नहीं लिखता, वो बड़े बेकार नोट्स बना रखे हैं। किसके? कंपनीज के, जो हमने पढ़े, या सेल्स ऑफ गुड्स के। ये नोट्स मुझे खुद पर्सनली इसलिए अच्छे लगे क्योंकि जो पॉइंट लिखा है उसको क्या कर रखा है, ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है। देखो बस एक बार रीड करना है। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो ईमानदारी से क्या करेगा, हिस्सेदारी ले सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, छुपा रखा है, बताओ क्या लिखोगे आंसर। इन्फर्ड मतलब रोकना, किसी भी एक पार्टनर को रोक दिया गया है डिस्कशन में पार्ट लेने से। कैन द कोर्ट इंटरफेयर इन दीज सर्कमस्टेंसेस, क्या कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है अगर उस पार्टनर ने केस कर दिया कि मुझे मीटिंग में आने नहीं देते? कर तो सकते हैं, पर ये तो तुम्हें क्या बताया, तुमने कंक्लूजन बता दिया, प्रोविजन कौन बताएगा और एनालिसिस कौन बताएगा? कंक्लूजन के नंबर नहीं है ना भाई। तो सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा सेक्शन 12 का ए। अब ए तो एक लाइन में ही है ना, राइट। फिर उसका क्या लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, और फिर ये आंसर देना पड़ेगा, ये वाला। द कोर्ट कैन बाय इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, स्टॉप, स्टे, सुना होगा ना, स्टे ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है ना, राइट। तो कोर्ट कैन स्टे, रेस्ट्रेन यानी रोकना, अदर पार्टनर फॉर डूइंग सो। कोर्ट कह देगा भाई नहीं नहीं ऐसे मजे नहीं लेने। इट मे बी नोटेड दैट, जिसको भी रॉन्गफुली रोका गया है पार्टनरशिप के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने से, वो इसके अलावा और क्या कर सकता है, एक तो रोक लगवा सकता है, डिसोल्यूशन के लिए स्यू कर सकता है कि भाई जब तुम मुझे मीटिंग में बुलाना नहीं चाहते तो मुझे पार्टनर बना रखा है, फर्म डिसॉल्व कर दो, ठीक है ना। और अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए केस कर सकता है कि मुझे बिना बुलाए जो एक फेरबदल करते होंगे बिजनेस में, खातों में तो दिखता होगा, मुझे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से, तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है जिसमें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, समझे कैसे क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आईसीआई किताब के कोई भी क्वेश्चन या पार्टनरशिप में कोई भी एग्जांपल क्या नहीं करना, छोड़ना नहीं है। राइट टू बी कंसल्टेड, हर एक पार्टनर का क्या राइट है कि जब भी डिसीजन लिया जाए उससे क्या किया जाए, है ना। अगर कोई भी डिसीजन तो जीतेगा कौन, मेजॉरिटी जीतेगी, ठीक है। बुक को चेक कर सकता है, लीगल हेड चेक आ सकते हैं, नहीं आ सकते मृत्यु के बाद, तो ऊपर वाले पॉइंट को नीचे क्या कर दिया, 3-4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ नहीं। एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, एग्जाम के लिए ये लॉ है, ये लॉ है, और ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हें याद है ही, सिर्फ क्या याद रखना है, लॉ को ढंग से याद करना। ऐसे देखो सेक्शन 13 में अगर हम आए तो सेक्शन 13 में ये लॉ है, ABCDEF, और यहां से क्या शुरू हो जाती है, एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम के लिए एक्सप्लेनेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको समझना है। याद क्या रखना है, लॉ। अब देखो सेक्शन 13 को मैं पता क्या बोलता हूं, बचपन की याद है। क्या बोलता हूं, बचपन की याद है। सैलरी मिलेगी पार्टनर को, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी जब तक कि क्या ना लिखा हो, डीड में ना लिखा हो। डीड में पीएसआर नहीं दे रखा है, कैसे बटेगा, अगर ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कहां से देना है, जब तक डीड में नहीं लिखा, और
और अगर देना है तो भी प्रॉफिट में से देना है। प्रॉफिट में से देना है। अगर तुमने अपने ही पार्टनर से लोन ले रखा है, उसे कितना परसेंट ब्याज दोगे? अगर डीड में लिखा तो कितना देना है? बच्चों वाली बात है। ये पढ़ते थे, ये जो पढ़ते थे बात, बस 12th वाले भैया ने एक चीज गड़बड़ करी तुम्हें बताने में, क्या कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बातें चुराई गई हैं कहां से? 13 से, सेक्शन 13 से चुराई गई हैं। बस उन्होंने ये नहीं बताया, उनकी गलती भी नहीं है। सेक्शन 13 से बातें चुराई गई हैं टीपा में, पार्टनरशिप एक्ट में। ये बता के भी तुम्हें करेंगे क्या? तुम तब भी याद नहीं करते ये बात, है ना? तुम तो ये कहते सर करना क्या है ये बता दो, कहाँ लिखी है, छोड़ो हम तो ये मान लेंगे TH ग्रेवाल में लिखी है कि नहीं बात, राइट? इसलिए नहीं बताते। लेकिन आज तुम्हें पता लगा जो TH ग्रेवाल में बात लिखी है वो कहां से लिखी है? कहां से लिखी है? टीपा के सेक्शन 13 से लिखी है। अगली बात, अब ये बताओ, अगर किसी पार्टनर ने अपनी फर्म की भलाई के लिए कुछ पैसा पे कर दिया, है कि नहीं बात? एक भैया पर्सन आया, कहने लगा भाई मुझे क्या कहते हैं, ये पैसा सामान रख और मेरे पैसा वापस दे दे, सामान ठीक नहीं निकल रहा, तुम लड़ने लगा वो। तो दिल पे लग गई बात पार्टनर के। पार्टनर कह रहा यार देखो यार, भूल चूक लेन देन तो माफ होता है, गलती से एक प्रोडक्ट खराब निकल गया, नहीं 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 पैसे लौटा दे। फर्म के गले में पैसे नहीं थे और पार्टनर गुस्सा है, पार्टनर ने अपनी जेब से दे दी, ले पकड़ तू पैसे ले और अभी लेके जा, सामान ही छोड़ दे। तो वो जो पैसा उसने अपनी पर्सनल जेब से दिया है वो फर्म लौटाएगी नहीं लौटाएगी? उसको बोलते हैं इंडेमनीफाई द पार्टनर। फर्म पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी जो भी लायबिलिटी उसने किसके लिए पे की है? बिजनेस के बिहाफ पर पे कर दी अपनी पर्सनल जेब से, है ना? या फिर इमरजेंसी में, भैया मान लो फर्म में आग लग गई, पार्टनर ने किसको बुला लिया? हाँ, फायर ब्रिगेड को, है कि नहीं बात? पुलिस को नहीं, फायर ब्रिगेड को। और फायर ब्रिगेड वालों को अपनी जेब से पैसे दे दिए। तो इमरजेंसी में उसने ये तो काम किया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसने अगल बगल से लेबर बुला ली कि भाई जल्दी से पानी भर भर के डालो बिल्डिंग के ऊपर, जब आग बुझ जाएगी तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। लेबर आ रही है ना, बाल्टी भर भर के पानी डाल रही है, मुंह में भर भर के पानी डाल रही है कि नहीं बात? ठीक है, अब ये बताओ, और फिर भैया पैसे दे दिए, तो फर्म की जिम्मेदारी बनती नहीं बनती? तो जज ने लिख दी बात, यार एक पार्टनर इतनी मेहनत कर रहा है और अपनी जेब से पैसा लगा रहा है, तो फर्म उसे क्या करेगी? इंडेमनीफाई करेगी, उनकी लायबिलिटी के लिए भी और इमरजेंसी के लिए भी। उसका उल्टा कर दो, अगर फर्म पार्टनर को इंडेमनीफाई करेगी तो पार्टनर के किसी भी काम के लिए, है ना, जिसकी वजह से फर्म को लॉस हुआ है, तो पार्टनर भी तो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा नहीं करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल भैया हम पार्टनर हैं RKG में, सबसे आखिरी क्लास मेरी थी, बताओ मैंने क्या किया? फिर नहीं गया, लॉक वॉक मार के लाइट वाइट बंद करके नहीं गया, और कोई एसी निकाल के, मान लो कुछ तो है नहीं, कोई एसी ले गया, लैपटॉप ले गया, भाई यही तो मिलेगा यहाँ, है? हाँ मतलब वही, मतलब सामान ले गया, एसी ले गया, निकाल के ले गया, तो क्या मैं अपनी जेब से फर्म को भरपाई करूंगा नहीं करूंगा? क्योंकि ये मेरी क्या है? नेग्लिजेंसी है। तो ये बात लिखिए, पार्टनर इंडेमनीफाई द फर्म। इस बार पार्टनर जो है फर्म को भरपाई करेगा, क्योंकि फर्म को जो लॉस हुआ है वो उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। उसकी नेग्लिजेंसी मतलब लापरवाही से हुआ है। तो रिवर्स मामला है, फर्म पार्टनर को भी लॉस की भरपाई करेगी, पार्टनर फर्म को भी लॉस की भरपाई करेगा उसकी गलती की वजह से। वो ये नहीं कहता यार गलती, अरे भैया अरे भैया गलती हो गई भैया, गलती कितनी गलती, एक चाबी लगाने के चक्कर में यहाँ क्या हो गया? चोरी हो गई। ऐसा नहीं होगा, है ना, राइट? ये वही बातें लिखी है। किसी भी पार्टनर का कोई राइट नहीं है क्या मांगने का? सैलरी मांगने का, है ना? लेकिन आपके एग्रीमेंट में लिखा है सैलरी दी जाए तो क्या होगा? सैलरी दी जा सकती है। या फिर आपका कस्टमर है, कस्टमरी है, कस्टमरी मतलब चलन है ना? हमने डीड में ही लिखा, हमारी फर्म का एक चलन है कि हम क्या करते हैं बाबू? सैलरी देते हैं, तो फिर सैलरी मिलेगी। समझ गए ना? पुश्तैनी चलन है जी हमारा। तो जब सब कह रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो हम मानते तुम्हारे बिजनेस का क्या है, बिना लिखे भी एक कस्टम है। प्रॉफिट बटेगा नहीं बटेगा, है ना, राइट? अगर नहीं दे रखा तो इक्वल बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? या तो एग्रीमेंट हो या फिर ट्रेड और कस्टम में तो हम इतना देते हैं, तो एग्रीमेंट भी नहीं है, ट्रेड और कस्टम भी नहीं है, तो फिर कितना दे देना? जितना प्रोविजन में लिखा है 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना है ना। लोन पे कितना होगा सर? अगर कस्टमरी मैनर में है तो दे देना, डीड में लिख दो, या फिर तुम्हारा रिवाज है देना। ब्याज कितना है?
6%। इंडेमनीफाई वाली बात सेम है, फर्म उसको भरेगा, और वो कि मैंने तुम्हें जो बात लिखी वो एक्सप्लेन कर दी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फर्म को उसने बचाया है तो लायबिलिटी उसने पे की है, जो एक आम आदमी करता तो फिर सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में उसको फर्म क्या करेगी, भरपाई करेगी। इसका रिवर्स कर दो, पार्टनर की गलती की वजह से फर्म को लॉस हुआ है तो पार्टनर फर्म को क्या करेगा, पैसा देगा। बोलो बात समझ आ गई? इसी को मैंने यहां बना दिया बाबू, बोलो समझ गया क्यों क्यों बनाया है? और इसका कोड भी बनाया मैंने मैजिक। क्या कोड बनाया है? मैजिक। तो ये इसका हो गया चीट कोड, ऑनलाइन वाला भी ध्यान से लिख लेंगे। एम से म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी सेक्शन 13, ए से सेक्शन 11 एग्रीमेंट में आप बदलाव कर सकते हैं। जी से जनरल ड्यूटी सेक्शन 9, आई से इन केस ऑफ फ्रॉड, आई से क्या बनेगा, इन केस ऑफ फ्रॉड सेक्शन 10, सी से कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्शन 12। ठीक है, तो ये शॉर्ट में याद कर लेंगे, ये बातें ये कहता है। पैकेट 1 पूरा हो गया, बोलो भाई पैकेट 1 समझ गए ना? तो पैकेट 1 ये पूरा हो गया हमारा, सिंपल सा पैकेट था। अब आते हैं भैया, इधर ध्यान देंगे, पैकेट 2 पे आते हैं। पैकेट 2 हमें पढ़वाएगा, है ना, 14, 15, 14 और 15, है ना। देखो ध्यान से क्या कहता है, ये बताओ, मैं जब लैपटॉप लेके आया अपना पर्सनल, और वो पर्सनल लैपटॉप मैंने फर्म की टेबल पे रख दिया, तो क्या कोई और हाथ लगा सकता है? या मैं ही लगाऊंगा? हाँ, और फर्म को दे दिया, तो लगा सकता है। हाँ फर्म को दे दिया, और एंट्री भी डाल दी एसेट टू कैपिटल की, कर सकता नहीं कर सकता? जब मैं कह दूं हाथ नहीं लगाने का, है कि नहीं बात? ऐसा कर सकता हूं क्या? नहीं। सेक्शन 14 ने सुलझा दिया मैटर। धारा 14 ये बोलता है, जब भी कोई भी पार्टनर अपने घर से एसेट लाता है, एसेट टू कैपिटल डालता है, या जब भी कोई भी फर्म अपनी क्या लाती है, कैपिटल लाती है ना, और क्या डाल देती है, एसेट टू कैपिटल डालती है, फर्म अपनी जेब से खरीदती है, कोई सा भी केस हो, केक कटेगा सब में बटेगा, यानी एसेट कटेगी, बस ये बात कहता है। जैसे केक कटेगा सब में बटेगा, ऐसे ही एसेट कटेगी सब में बटेगी। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि इसे मैं ही चलाऊंगा, तू हाथ नहीं लगा सकता, टुच्ची बात है। देखो, ऑल द प्रॉपर्टी, कोई लाइसेंस खरीद लिया, कोई इंटरेस्ट खरीद लिया, वो कॉमन स्टॉक का माना जाएगा। ऑल द प्रॉपर्टी जो परचेज की है फर्म के द्वारा, वो भी किसकी मानी जाएगी? ऑल द प्रॉपर्टी जो पार्टनर लेके आया, वो भी किसकी मानी जाएगी? फर्म की। और कोई गुडविल का तुमने पैसा देके गुडविल खरीद ली है, तो वो भी किसकी मानी जाएगी? गुडविल के तुम क्वेश्चन करते हो, किसकी मानी जाएगी? फर्म की। ठीक है ना। जब तक कि तुम ये इंटेंशन शो ना कर दो, या एग्रीमेंट में ये ना लिख दो कि प्रॉपर्टी में फर्म की में तो लेके आ रहा हूं, लेकिन फर्म की नहीं है। जैसे मेरा पर्सनल लैपटॉप है ना, अब भाई मैं ये लैपटॉप रोज लेके आ रहा हूँ, फर्म में लेके आ रहा हूँ, टांग के लेके आ रहा हूँ, तो मैं ये लिख दूंगा कि भाई मैं एक बैग लेके आया करूंगा, है कि नहीं बात? कूदता कूदता, लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। फर्म वाले कह रहे क्यों भाई? क्योंकि भाई वो मेरा पर्सनल है, मैं उसको भी फर्म में डोनेट या एंट्री या कैपिटल के थ्रू उसको क्या नहीं कर रहा, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया लंच आया है ना, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहां लंच पेलने मेरा वहां पे क्या लाया, अरे राजमा लाया, खोल खोल खोल, है ना, राइट। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो राजमा, क्योंकि वो हाँ राजमा जो भी, हाँ सही बात है कि नहीं बात? बचपन से मेरे का अजीब सा सवाल है यार, वो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। अच्छा, जब हम बहुत सारे छोले बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? छोले चावल। जब हम राजमा भी तो बहुत सारे बनाते हैं, तो फिर राजमा क्यों बोलते हैं, राजमे चावल क्यों नहीं बोलते? बहुत ही दिक्कत की बात है ना। सिंगुलर प्लूरल में दिक्कत हो जाती है। या फिर हम बोल रहे हैं राजमा चावल, हाँ क्वेश्चन समझा तो,
अगर जब हम बोलते हैं राजमा चावल यानी सिंगुलर, बनते तो बहुत सारे हैं पर राजमा चावल, जब छोले बनाते हैं तो छोले चावल में छोला चावल क्यों नहीं बोलते? अच्छा चलो सी ज्यादा आसान है भाई। नहीं उसकी तो, अरे उसकी तो है यार रेस्टोरेंट। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो सी ज्यादा आसान है। अच्छा एक चलो अब चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। तो राजमा चावल को राजमे चावल बोलना चाहिए ना। अब सुनो ध्यान से, ऐसी एक और सवाल अजीब सा है भाई, है ना, उसके बाद पढ़ते हैं फिर आगे ध्यान दें। ये बताओ, राजमी चावल बोले ना। सुन लो मेरे भाई, सुन तो लो। चूहादानी में कौन होता है? साबुनदानी में कौन होता है? मच्छरदानी में। ये क्या हो गया भाई? भाई ये बहुत खतरनाक, खोपड़ी घूम जाती कभी कभी मेरी। चूहादानी में अगर चूहा है, साबुनदानी में अगर साबुन है, तो मच्छरदानी में कौन है? मैं क्यों मच्छरदानी में? भाई ये बहुत गड़बड़, देश में बहुत गड़बड़ चल रही है भाई, देश हमारा अंधकार में जा रहा है। ऐसे सवाल खतरनाक सवाल है, समझिए ना बात। इससे ऐसे खतरनाक सवालों से आंसर क्या है? आसान ये है, ठीक है, गुडविल, राइट। तो ये वाली बात, अगर मेरा एग्रीमेंट है कि भाई वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी, लैपटॉप, लंच बॉक्स, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी, वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होगी। अनमोल भाई इधर ध्यान दो, ठीक है ना, इधर ध्यान दो। गुडविल बताओ, गुडविल के बारे में तुम क्या जानते हो और तुम क्या समझते हो? गुडविल को हम अकाउंट से बोलते हैं रेपुटेशन। तो लेकिन लॉ में क्वेश्चन लिखा, दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द गुडविल। गुडविल बिल्कुल मोहब्बत की तरह है, इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन। समझ तो पा रहा हूं मैं, लेकिन समझ, दिल का दर्द, दिल का दर्द देख रहे हो? समझा, लॉ जज साहब का दर्द देख रहे हो कि मोहब्बत की तरह है, जो आसानी से समझाई तो समझ तो सकता हूं मैं, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकता, है ना। ये मर्ज ऐसा है जो किसी हकीम को, हकीम समझते हैं डॉक्टर, देखिए ये तो तुम्हारे तुम निकम में हो जाता है ना। तो ये वो मर्ज है जो किसी हकीम को समझाया नहीं जा सकता, है ना, राइट। तो वो वाली बात है। तो गुडविल में हम ये लिख के आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप गुडविल को बोलना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो? रेपुटेशन फिर भी बोला जा सकता है बाबू, रेपुटेशन बोला जा सकता है, ठीक है। अब अगर किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन होता है और कोई एग्रीमेंट नहीं है, राइट, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू हैव गुडविल ऑफ द बिजनेस सोल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ, सभी जो भी गुडविल बेच के पैसा आएगा वो किसमें बटेगा? सभी पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, गुडविल वो चीज होती है जो खरीदी बेची जाती है। तुमने एक चीज अकाउंट्स में देखी होगी, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो हम उसे गुडविल का पैसा देते हैं। अकाउंट्स वाले भैया क्या बोलते हैं? गुडविल का पैसा दे दो। अगर मैंने उसे गुडविल का पैसा दिया है तो क्यों दिया है? हाँ, क्यों दिया है गुडविल का पैसा? ब्रांड के नेम के लिए, मतलब उसने नाम बनाया है। पार्टनर को क्यों दिया है? हाँ, इसलिए दिया क्योंकि पार्टनर ने भी मेहनत करी है कंपनी का नाम बनाने, तो थोड़ा उसका भी हिस्सा बनता होगा। तो वो जा रहा है, उसको पैसे क्यों दे दो? वो उसकी गुडविल। हाँ, फिर अब सुनो, जो अगला पड़ाव है जो तुम नहीं समझ रहे, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, फर्म उसे गुडविल का पैसा इसलिए देती है कि तेरी जो गुडविल तूने बनाई है ना, वो खत्म नहीं, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, तू नहीं करेगा, उसके तो खत्म हो गई, उसके लिए खत्म कर दो। वही बात लिखी है, जब मैंने उस पार्टनर को गुडविल, उस पार्टनर ने मुझे क्या किया? गुडविल बेच दी, एग्रीमेंट हो गया कि अब वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, तो उसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता? रोका जा सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग सेक्शन 27 में, चाहे ये बात लिखी हो किसी को बिजनेस करने से नहीं रोकना। लेकिन यहां पे अगर हम किसी को बिजनेस करने से रोक सकते हैं क्योंकि हमने उसको गुडविल का पैसा दिया है। सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड इफ रेस्ट्रिक्शन इंपोज आर रीजनेबल। क्या होता है? टाइम एंड प्लेस, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर एक्सक्लूसिवली पार्टनर की रहेगी अगर आप ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी। 14 समझ में आ गया? 14 ने क्या बोला? 3 बातें बोली। पार्टनर लेके आए, चाहे फर्म लेके आए, चाहे गुडविल खरीद के लाए, वो किसकी होती है सर?
वो फर्म की होती है जिसे आप बोल सकते हो जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक, जॉइंट एस्टेट, तीनों में से, या पार्टनरशिप एसेट, कुछ भी नाम दे दो आप। जब 14 ने ये बात कहती तो बताओ 15 क्या बोलेगा? 15 14 का बिल्कुल क्या है, चट्टा बट्टा है, चेला है। वो कह रहा है ऊपर जो भी प्रॉपर्टी फर्म की बनाई गई है उसका इस्तेमाल भी किसके लिए होगा? फर्म के फायदे के लिए होगा, पर्सनल इस्तेमाल नहीं होगा। ये नहीं कि प्रिंटर ले लिया फर्म में, निकाल दियो बच्चे के नोट्स ऑफ प्रोजेक्ट निकलना है वहां, ऐसा नहीं हो सका। ठीक है ना? बोलो भाई, समझ गई ना बात? उसके लिए होगा, सिंपल सी बात। तो 14 15 कुछ खास सेक्शन नहीं है, लेकिन 10 11 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई सितंबर 2024 के पेपर में आया, सेक्शन 16। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया है, छुपा ले ताकि तुम आंसर देखो, है ना? तो तुम्हें लगेगा एग्जाम में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारी घबराहट हमें क्वेश्चन करने नहीं देती। ठीक है भाई, पहले 16 पढ़ाता हूं, फिर इसका तुम्हें चार्ट बनवा दूंगा। देखो क्या लिखा है, अगर कोई भी प्रॉफिट जो फर्म का होना चाहिए था उस पे किसने मजे ले लिए? पार्टनर ने पर्सनल मजे ले लिए, यानी पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया पार्टनर ने फर्म की एसेट से, फर्म के पैसे, फॉर द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, तो वो फर्म को पे करेगा। आसान बात है, बच्चा इसको याद, पता नहीं एग्जाम में लिख क्यों नहीं पाता ये लाइन है। ये तो ऐसी इतनी टेक्निकल लाइन भी नहीं है कि बच्चा एग्जाम में लिख ना पाए। दूसरी बात, अगर पार्टनर बिल्कुल डिट्टो सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है जो फर्म कर रही है, पहली बात तो उसे अलाउ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो छुप के बिजनेस कर रहा है, छुप के कर रहा है तभी तो पता नहीं लगा, बाद में पकड़ा गया, वो प्रॉफिट किसको देगा? एक तो 16 भी लिखना पड़ेगा और सेक्शन 12 से भी लिखना पड़ेगा कि सेम बिजनेस नहीं करना। सेक्शन 12 में तो लिखा था सेम बिजनेस नहीं करना, तो सेक्शन 12 भी लिखना पड़ेगा प्लस सेक्शन। बच्चा अब ये लिंक नहीं कर पा रहा कि 12 में लिखा था सेम नॉट स्टैंडिंग इन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसे रोका जा सकता है सेम बिजनेस करने से, और फिर 16 में ये लिखा है कि सेम बिजनेस करने से रोकने के बावजूद भी अगर वो नहीं रुक रहा और प्रॉफिट कर रहा है तो वो प्रॉफिट किसका होगा? तो ये लाइन सेक्शन 16 में लिखनी थी, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये प्रोविजन में आ गया, बहुत जल्दी लिखना था। एनालिसिस में बता दो, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। चलो सेम क्वेश्चन है, 4 बता दो। सेम नेचर है, पर्सनल कमा रहा है, बस एग्जाम में ये याद आनी चाहिए बात की बात सेक्शन 16 में लिखी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, खत्म बात, एज लायबल, बात खत्म। समझ गए? 16 है ना? सितंबर 24 में आ गया क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। अगला ये बताओ, चेंज इन द फर्म, किसी भी फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में कब माना जाता है कि बदलाव हो गया? याद आई बात? 12th में पढ़ा हमने, एडमिशन हो गया तो मतलब फर्म बदल गई, डेथ हो गई या रिटायरमेंट हो गया, फर्म बदल गई। मैंने पहला बिजनेस करता था उसके साथ दूसरा बिजनेस जोड़ दिया, या पुराना बिजनेस खत्म करके नया बिजनेस जोड़ लिया, तो फर्म बदल गई। या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप में टाइम एक्सपायर हो गया तो फर्म के बदलने के बाद राइट्स एंड ड्यूटी कैसी रहती है पार्टनर की? नहीं बदलती, वो सेम रहती है, पीएसआर भी सेम रहता है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 आफ्टर द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर रिमेन सेम, ये लिखते हैं बात। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म राइट एंड ड्यूटी रिमेन सेम। अगर कोई नया बिजनेस जोड़ लिया है, नया एडवांटेज जोड़ लिया है, तो राइट्स एंड ड्यूटी रिमेन द सेम। समझ गए? अब इसका चीट कोड कैसे याद करेंगे? ऐसे, सेक्शन 16
सेक्शन 17, है ना। पर्सनल प्रॉफिट कमाया, फर्म को पे करें। कंपटीटिंग बिजनेस किया, घोटालेबाजी, तो ये हमारा क्या है, घोटाला सेक्शन है। 17 में क्या किया, एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया, नया बिजनेस जोड़ लिया और एक्सपायरी के बाद भी चालू रखा। तो चीट कोड क्या बनाया मैंने, बैड टाइम के बाद राइट्स एंड ड्यूटी सेम, बी से बिजनेस न्यू करने के बाद, ए से एडमिशन करने के बाद, डी से डेथ या रिटायरमेंट करने के बाद, टाइम के टी से टर्म एक्सपायर होने के बाद राइट्स एंड ड्यूटी क्या रहेंगी, तो बैड टाइम के बाद भी राइट्स एंड ड्यूटी रिमेन सेम। ठीक है, तुच्चा सवाल है। ठीक है, वैसे भैया देखो वो इस तरह कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है, लेकिन 16वां क्वेश्चन सेक्शन 16 एग्जाम में आ चुका है, 17 कम ही पूछा गया है। अगली बात भाई, अगर ध्यान से देखेंगे, अगला तीसरा पड़ाव, इसे क्या बोलेंगे बाबू हम, तीसरा पड़ाव। पहला पैकेट क्या था, है ना, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13। दूसरा 14, 15 असेट्स, फर्म के असेट। 16, 17 घोटाला, याद हो जाएगी बात। पहला पैकेट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी, दूसरा असेट्स ऑफ द फर्म, तीसरा पैकेट घोटाला ऑफ द फर्म। घोटालेबाजी में तुमने किसी को लुढ़का दिया, किसी का एडमिशन कर लिया, ये सब पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया। अब अगला पड़ाव आता है ग्राहक के लिए सेवा। क्या पड़ाव आता है, रिलेशन विद द ग्राहक। ऊपर आपस में खेल रहे थे, इस पैकेट में किसके साथ खेलना है, तो रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता कहलाया जाता है ना, राइट। थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता कहलाया जाएगा, इधर ध्यान देंगे। क्या लिखा देखना, सेक्शन 18 ये बोलता है हर एक पार्टनर एक दूसरे का क्या है, एंड प्रिंसिपल। ये बात हमने सेक्शन 6 में पढ़ ली, और इसी बात को ये लाइन बताती है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सेक्शन 4 भी ये कहता है। तो सेक्शन 4 ने ये बोला, सेक्शन 6 के ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप ने भी यही बोला, और सेक्शन 18 में भी ये लिखा है क्या, कि वो प्रिंसिपल एजेंट होते हैं। ये अलग अलग क्यों लिखी है बात, मैं बताता हूं क्यों लिखी है बात, सुनेंगे ध्यान से। ये लोचाबाजी क्या है, जब सेक्शन 6 लोगों ने पढ़ा, है ना, सुनना ध्यान से, जब सेक्शन 6 लोगों ने पढ़ा तो 6 को पढ़कर ये लगा कि भैया जय वीरू बसंती, याद है बात, बसंती टांगा चलाती है, यानी कि वो एक्टिव पार्टनर है, बिजनेस करती है। उसमें जो भी बिजनेस करके वो पैसा अर्न करती है, कमाई करती है, वो उस पैसे की कमाई के लिए एजेंट मानी जाती है। किसके लिए, जय वीरू के लिए। किसके लिए मानी जाती है भैया, जय वीरू के लिए एजेंट मानी जाती है। तो जब केक कटेगा तो जय वीरू में बटेगा या बसंती में बटेगा, नहीं बटेगा। तो वो जो एजेंट है वो जय वीरू की है या जय वीरू बसंती की है, बसंती जय वीरू की। गलत जवाब, एजेंट ना, हाँ एजेंट तो जय एक दूसरे के। हाँ, तो इसका मतलब गलत कह रहे तुम। सेक्शन 18 ने बोला बसंती इज द एजेंट ऑफ जय वीरू एंड बसंती इटसेल्फ, यानी कि वो एजेंट जय वीरू की नहीं है, वो एजेंट फर्म की एजेंट है, और फर्म की एजेंट होने की वजह से वो खुद की भी एजेंट है। अगर वो फर्म की एजेंट ना हो और लॉ में लिखा हो कि जय वीरू बसंती में जब बसंती काम करते तो वो एजेंट वो जय वीरू की है, तो फिर तो जय वीरू पैसा देंगे ही नहीं उसे, कहेंगे जब तू काम कर रही तो हमारी एजेंट है, हमें पैसा दे, तेरे को क्या मतलब इससे। तो जज ने बोला नहीं भाई, तुम लॉ को गलत इंटरप्रिटेट कर रहे हो, तुमने सेक्शन 6 को और सेक्शन 4 को गलत तरीके से समझा है। तो उन्होंने इस बात को 4 और 6 में लिखने की बजाय किस में लिख दिया, 18 में लिख दिया, पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ फर्म एंड फर्म इंक्लूड्स जय वीरू बसंती ऑल। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि बसंती इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ बसंती इटसेल्फ। बात समझ में आई, ये लिखी बात, पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, ठीक है ना, प्रिंसिपल एजेंट होता है, दैट इज वाई बसंती इज ऑल्सो एजेंट फॉर, ये है खतरनाक लाइन, ठीक है।
बसंती इज एक्ट फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। तो बसंती जो काम कर रही है ना भैया, वो खुद के लिए भी काम कर रही है, अपने इंटरेस्ट के लिए भी काम कर रही है। जब वो कॉमन इंटरेस्ट के में काम कर रही है तो उसका मतलब वो अपने फायदे के लिए काम कर रही है, अपने फायदे के लिए भी काम कर रही है। ठीक है ना? क्योंकि जब हम प्रिंसिपल एजेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा बचपन से जानते आए हैं, स्कूलिंग से जानते आए हैं, एजेंट हैज नो इंटरेस्ट इन बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट तो ये कहता है भाई माल बेकार बिके, घटिया बिके, टुच्चा बिके या बढ़िया बिके, मैंने बेच दिया ना, मैं तो कमीशन लूंगा। वो तो प्रिंसिपल की गलती है, वो खराब माल क्यों बेच रहा है ना? ये एजेंट की धारणा होती है, समझ में ना बात? तो एजेंट कहता है भाई खराब है, घटिया है, किससे बात कर ले? कंपनी से बात कर ले, मालिक से बात कर ले, भाई मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो बस एजेंट की तरह तुम्हें सामान डिलीवर करने आया था और समझाने आया था, समझ में ना बात? ठीक है? तो एजेंट हमेशा क्या सोचता है? मालिक जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन पार्टनरशिप में जो एजेंट होता है वो क्या सोचता है कि जब मालिक जिम्मेदार तो मालिक में मैं भी हूं। ठीक है ना? कैन नॉट अप्लाई टू ऑल ट्रांजेक्शन डीलिंग विद द पार्टनर देमसेल्फ, इट अप्लाइज ओनली एक्ट ऑफ द पार्टनर ऑफ द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। तो बिजनेस ऑफ द फर्म जब करोगे तो आपको खुद भी क्या करना पड़ेगा? अपने आप को मालिक समझना पड़ेगा। ठीक है भैया? बोलो भाई, 18 समझ में आ गया? अब ये बताओ, फ्रिज के ऊपर जो पैसे रखे हैं या टीवी के आसपास जो पैसे रखे हैं, कितने उठा सकते हो? 10 भी। और जो मम्मी की तिजोरी में रखे हैं? एक भी। समझ गए? सेम बचपन, बचपन ये सेम बचपन की याद है। इससे अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं ना, फ्रिज के ऊपर जो पैसे रखे हैं और जो तुमने बोला 10, 20, 50 रुपए उठा सकते हैं, उसे बोलते हैं तुम्हारी वो अथॉरिटी जो इम्प्लाइड, यानी किसी से बिना पूछे और उसके लिए तुम्हें चप्पलों से पीटना या बेल्ट से पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपनी औकात हैसियत से बाहर निकल के सोचते हो मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी ये है कि मम्मी की तिजोरी में, लॉकर में से क्या कर दूं? 50 का नोट नहीं, वहां तो लिखे होंगे 500 500 के, वहां मैं निकाल दूं कोई भी नोट, लॉकर में से कोई निकाल दूं, मम्मी की ज्वेलरी सुलटा दूं, क्या करोगी? पहनती तो हो नहीं, बेचो, है कि नहीं बात? राइट? तो फिर वहां पे चप्पल बेल्ट से कुटने के चांस ज्यादा नहीं, कई 100% हो जाते हैं। पहला सवाल यह था तेरे पास लॉकर की चाबी तुझे मिली कहां, है ना? तो बच्चों को बता रहा था मम्मी लॉकर की चाबी कहाँ रखती है, देख लेते हैं बच्चे, अच्छा यहाँ रख रखी है, तकिए के नीचे कह दो या किसी डब्बे के अंदर कह दो या पूजा के घर, पूजा आले में कह दो, है कि नहीं बात? तो वहां से निकाल के तुमने लॉकर खोल लिया। सुनो इधर, सुन तो लो, अरे सबके घर में राज खोले। मेरी मम्मी जहां हमारा पूजा घर है ना, जब हमारी माता जी बैठ के पूजा करती थी, उसकी ड्रॉअर में रखती थी, सबको पता था, मतलब घर में पता था कि मम्मी लॉकर की चाबी अपनी कहाँ रखती है, घर में पता था। तो जिस दिन लॉकर खुल जाएगा पिटने हम ही हैं, ठीक है ना? वो एक्ट हुआ बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। कैसे एक्ट हुआ? हाँ, औकात से बाहर, सही बात। तो पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी कितनी होगी एज अ एजेंट? कितनी होगी पता है कितनी होगी? या तो जितनी बिजनेस का चलन हो, कि भाई जर्नली बिजनेस के चलन में एक पार्टनर 1 करोड़ की सेल उधार में कर देता है, लेकिन वो 100 करोड़ की सेल उधार में नहीं कर सकता बिना पूछे। तो बिजनेस का कस्टम ट्रेडिशन क्या है बताओ? 1 करोड़ की बाइंग और 1 करोड़ की सेलिंग एक पार्टनर किसी और से बिना पूछे कर सकता है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, सब लायबल हो, केक कटेगा सब में बटेगा। ये उसकी इंप्लॉयड अथॉरिटी है। तो इंप्लॉयड अथॉरिटी को बिजनेस में या तो डीड में लिख दो, बाबू किस पे लिख दो? ए भाई अनमोल, किस पे लिख दो? डीड में। या फिर बिजनेस के कस्टम ही ऐसा है कि नॉर्मली इतना होता ही है ना? बात समझ में आ रही है ना कि एक एम्प्लॉय इतनी सेल कर देता है। देखो लिखी बात, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बंदा यूजुअल वे ऑफ बिजनेस कर रहा है, यूजुअल मतलब
जर्नली नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहा है ना, तो वो अपनी फर्म को क्या करेगा, बाइंड कर सकता है। अब जैसे आरकेजी की बताओ यूजुअल वे ऑफ बिजनेस क्या है, आरकेजी का, आरकेजी का यूजुअल वे ऑफ बिजनेस क्या है? नहीं, बच्चों का एडमिशन लेना है ना, ऑनलाइन एक्सेस दे देना और किताब दे देना। तो ये यूजुअल वे तो मानोगे कि कोई बच्चा आएगा तो उसे ऑफिस की तरफ से क्या मिल सकता है, एडमिशन मिल सकता है, किताब मिल सकती है, ऑनलाइन एक्सेस मिल सकता है ना, ये चीज़ें नॉर्मल बिजनेस मिल सकता है, मिल सकता नहीं मिल सकता। लेकिन यूजुअल वे ऑफ बिजनेस क्या नहीं है, यूजुअल वे बिजनेस क्या नहीं है कि तुम उसे क्या नहीं दे सकते, इसे लैपटॉप दे दिया है ना, राइट, समझ में ना बात, या कोई और चीज उठा के दे दी, ये यूजुअल वे ऑफ बिजनेस। तो पार्टनरशिप में क्या लिखा है, पार्टनरशिप में लिखा है कि यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उस पर कौन जिम्मेदार होगा, केक कटेगा, बाइंड द फर्म, ठीक है ना। इसका मतलब जज साहब ने कहा फिर भी मैं ये लिख देता हूं कि ये उसकी इंप्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आएगा। तुम इसे इंप्लॉयड अथॉरिटी में डाल सकते हो, किसमें कर कर, डीड में, लेकिन अगर डीड साइलेंट है तो ये इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं होगी बाबू, डीड साइलेंट है तो ये इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं होगी। जैसे क्या इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं होगी, तुमने कोई भी केस कर दिया किसी और के ऊपर बिना फर्म से पूछो और कह दो, तुम कह दो ये तो मेरी इंप्लॉयड अथॉरिटी है, समझ गए ना बात, पड़ोसी लड़ा है बिना मम्मी पापा को बताए और कहते हो इतना तो मेरा हक बनता है लड़ने का, नहीं नहीं, घर वाले कहेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं करना, पास पड़ोस में झगड़ेबाजी नहीं। खाता खोल लिया अपने नाम पर कि मैं हूं तो फर्म का पार्टनर, फर्म की डिटेल भी दूंगा, लेकिन जब पैसा क्रेडिट हो तो मेरे अकाउंट है ना, बता रहा हूं मैं, समझ में ना बात। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि डिस्प्यूट को सबमिट कर दिया कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, कोर्ट के बाहर सुलझा लेंगे, ऐसा नहीं, फर्म केस लड़ रही है, तू कह रहा कोर्ट के बाहर सुलझा लेंगे, ठीक है ना। किसी को माफी दे दी, फर्म ने केस कर रखा था डेटर के ऊपर 100 करोड़ का, तुम कह रहे हो चल ठीक है 50 करोड़ में सुलटा दे मैटर, अबे भाई ये काम नहीं कर सकते, अब ये आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है। केस वापस ले लिया, यहां सबमिट किया और यहां वापस ले लिया, कि केस चल रहा था, केस कर रखा था किसी के ऊपर, वापस ले लिया, क्यों भाई क्यों ले लिया तूने वापस केस, और किसी ने तुम्हारे ऊपर केस किया, तुमने एडमिट कर लिया हाँ हमारे ऊपर लायबिलिटी है ना, तो बाकी पार्टनर कह रहा है भाई तूने क्यों मान लिया अपने ऊपर लायबिलिटी, तो जज ने कहा भाई ये ऐसे काम है जो इंप्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आते और आने भी नहीं चाहिए। या फिर तुमने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली या बेच दी, या फिर पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो गए किसी और फर्म में, तो ये आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं। 22 क्या कहता है बाबू, 22 क्या कहता है, सुनेंगे ध्यान से। 22 ये कहता है कि जब भी आप कोई भी काम करोगे फर्म की तरफ से, चाहे वो जेन्युइन कोर्स ऑफ बिजनेस हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीलिंग हो, किसके नाम से करोगे, हाँ इन द फर्म नेम, यानी जब भी तुम किसी ग्राहक से डील करोगे, किसी डेटर या किसी क्रेडिटर से डील करोगे, ये मत बोलना मैं काम कर रहा हूं, कौन क्या बोलना, भाई आरकेजी काम कर रही, उनको काम नहीं कर रहा, क्या कौन काम कर रहा है, बस सेक्शन 22 से कहता है, बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 19 को और 22 को अगर मिला के पढ़ें, 19 को और 22 को अगर मिला के पढ़े तो बताओ क्या कंक्लूजन निकलता है। 19 कहता है ये और 22 कहता है ये, पढ़ना जरा। सेक्शन 19 के हिसाब से आप जो भी काम करोगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का करोगे, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का करोगे जो आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आता है, और 22 से कहता है वो जो काम करोगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसके नाम पे करोगे। अगर ये दोनों बातें जुड़ेंगी तो ही केक कटेगा, सब में बटेगा, यानी कि 22 और 19 को जोड़ के केक कटेगा, सब में बटेगा, बोलोगे है ना। सर हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं करा और फर्म के नाम पे कर दिया तो फर्म लायबल नहीं होगी। जैसे तुमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या नहीं किया, असेट बेच दी,
कैसे बेच दी भाई? तो फर्म पूरी जिम्मेदारी, ये लिखी ना बात, एक्ट मस्ट बी रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी, है ना। द एक्ट सच दैन इज द नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। और अगली बात किसके नाम से? तो अगर ये वाली बातें जुड़ेंगी, है ना बाबू, ये वाली बातें जुड़ेंगी तो क्या होगा? तो ही फर्म बाइंड। तो जब एग्जाम में आएगा तो आंसर किससे देना है? 19 और 22 को एक साथ मर्ज करके आंसर देना, 19 और 22 को मर्ज करके आंसर देना है। पढ़ना जरा, ये आया तुम्हारा मई 2023, डिट्टो वर्ड टू वर्ड। नहीं तो चेक कर लेना, 2000 मई नहीं होगा तो फिर नवंबर होगा, चेक कर लेना। 2023 में आ चुका है क्वेश्चन। सॉलिसिटर कौन होते हैं? वकील। पहली बात तो वकील ही नहीं समझ, बच्चे से नहीं समझ पाते। एक्स एक पार्टनर है फर्म ऑफ वकील, उसने क्या किया? प्रोमिसरी नोट बनाया, है ना। अदर पार्टनर नॉट लायबल ऑन द नोट, क्यों? ये छुपी हुई थी बात। क्या अदर पार्टनर उसके इस काम से केक कटेगा, सम में बटेगा, लायबल होंगे? तो आपको आंसर देना। बच्चे कहते हैं क्यों नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा, क्योंकि लोन तो नॉर्मल दिया। नहीं भाई नहीं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ सॉलिसिटर। वकीलों के बिजनेस में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लोन लेना थोड़ी होता है। लोन का लेना देना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस किस किस में होता है? जब आप परचूने का काम कर रहे हो, जब आप फाइनेंस का काम कर रहे हो, है कि नहीं बात? जहां तुम्हें नॉर्मली किसकी जरूरत होती है? उधारी की जरूरत होती है बिजनेस करने के लिए। वकीलों के उधर प्रोफेशन है। जी मैं पढ़ा रहा हूं, प्रोफेशन है कि नहीं है? तो मुझे बताओ, अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा प्रोफेशन है तो मुझे लोन की क्या जरूरत है? प्रोफेशनल बंदा तो क्या करता है? सर्विस प्रोवाइडर है वो तो, है कि नहीं बात? क्या आंसर दिया? ये काम अगर बैंकर की क्वेश्चन में होता तो फिर क्या कहते? तो ठीक होता, क्योंकि बैंकर का यूजुअल वे ऑफ बिजनेस क्या है? लोन करें। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से आंसर देंगे, ठीक है ना। तो जर्नल नेचर को क्या क्या समझते हो? कि आप उस फर्म में आसानी से गुड्स बेच सकते हो, खरीद सकते हो। अगर आपका फर्म वकीलों का नहीं है, फाइनेंस का है, तो उसमें आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसमें बना सकते हो। अगर आप बिल्डिंग का काम करते हो तो आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। समझ में ना बात? समझ रहे हो ना बात को? अब ऊपर लिख दिया कोई भी पार्टनर एसेट को खरीद बेच नहीं सकता। अरे मेरा काम ही क्या है? बिल्डर है, तो उसमें खरीद सकते हो। लेकिन अगर मैं आरकेजी में प्रोफेशन कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरा यूजुअल वे ऑफ बिजनेस नहीं। समझ में आ गई ना बात? राइट। तो अगर यहां पे लिखा है कि मैं कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं ड्रॉ कर सकता, कर सकता हूं अगर मेरा वो काम क्या है? फाइनेंस का है। लेकिन कोई और काम है तो यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा। फिर आखिरी बात जज साहब ने बोल दी, भैया सुनो, फिर भी तुम्हें लगता है कि भैया हमारे पार्टनर असेट को बिल्डिंग खरीदे बेचें, तो क्या कर देना? इंप्लाइड अथॉरिटी में एक्सटेंशन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए एक बार डीड में क्या कर देना? लिख देना कि हम इसे यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस मानेंगे, ठीक है। और उसके बारे में किसको पता होना चाहिए? थर्ड पार्टी नो अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंड थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद द पार्टनर इन द फर्म, है ना। राइट। तो भैया नॉर्मली पार्टनर, ये कहने का मतलब है कि थर्ड पार्टी को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि भैया इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस है। ये पढ़ के देखो, ये रहा तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन, बस खत्म बात। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन गया ये कि बी को पता ही नहीं है, अब क्या आंसर दोगे?
ये पहला क्वेश्चन हो गया कि बी को रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, बी को पता है। बोलो क्या आंसर दोगे? बन गए 2 क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क्स। नाउ इफ बी इज अनअवेयर कि वो लोन ले ही नहीं सकता, अब क्या दूं आंसर? क्या थर्ड पार्टी को पता है रेस्ट्रिक्शन के बारे में? नहीं पता तो कौन लायबल होगा? फर्म लायबल होगी। ये लिखी बात। फर्म विल बी लायबल टू रीपे द मनी टू बी। अगला क्वेश्चन, बी को पता है कि वो बंदा इतने रुपए का लोन नहीं दे सकता, फिर भी ले रहा है वो, तो फर्म लायबल नहीं होगी। तो ये वाली बात आ गई इस वाले पॉइंट से। थर्ड पार्टी नो द रेस्ट्रिक्शन, तो आंसर क्या होगा? एज टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एब्सॉल्व द फर्म, अब फर्म लायबल नहीं होगी। फर्म को रीपे नहीं करना, जो झगड़ना है उससे झगड़ ले भाई। समझ कैसे बनेगा? ठीक है, तो फाइनली एक ये एसआर के और बना लेते हैं। देखो भाई, रिश्ता विद, बोलो, ग्राहक। सेक्शन 18 क्या बोलता है कि जब बसंती काम करेगी तो वो किसकी एजेंट होगी? एजेंट ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है। 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है, कि आपकी कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटी होंगी जो यूजुअल वे ऑफ बिजनेस की होंगी। तो जज ने बोला इनको मैं इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं मानता। जैसे आर्बिट्रेशन में ले गए, डिस्प्यूट सबमिट कर दिया, अपने नाम से बैंक का खाता खोल लिया, डिस्प्यूट है ना एक्सेप्ट कर लिया, केस विड्रॉ कर लिया, प्रॉपर्टी बाय सेल कर दी। तो इसका चीट कोड क्या मैंने बनाया? सेवा बियॉन्ड इम्प्लाइड। अगर सेवा बियॉन्ड इम्प्लाइड है तो फर्म क्या नहीं होगी सर? लायबल नहीं होगी। 20 में क्या लिखा है? आप इम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है 19 + 22। अगर 19 के हिसाब से इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आप यूजुअल वे ऑफ बिजनेस कर रहे हो और वो यूजुअल वे ऑफ बिजनेस 22 के हिसाब से किसके नाम पे कर रहे हो? फर्म के नाम पे कर रहे हो, तो फर्म क्या होगी सर? फर्म लायबल होगी। तो 19 के साथ किसे पढ़ना है? 22 को पढ़ना है। ठीक है। 21 क्या बोलता है? हाँ 21 वाला बताया था। 21 क्या बोलता है? एक्ट इन इमरजेंसी। देखो आखिरी बात आज की, अगर पार्टनर ने कोई भी काम इमरजेंसी में किया है ना, यानी जो सेक्शन 12 था ना उसी को रिपीट कर रहे हैं, और फर्म को बचा लिया, तो कौन जिम्मेदार होगा? फर्म बाइंड होगा। ठीक है, समझ गई बात? जैसे फर्म में क्या लग गई और उसने वो फर्म को बचा लिया, तो 21 इज द रिपीटेशन ऑफ 12, इमरजेंसी में बचा है। तो ये लिखा मैंने एक्ट इन इमरजेंसी। समझ गई बात? तो जितना आज पढ़ा उसको क्या करेंगे सर? रिवाइज करके लाएंगे बढ़िया तरीके। ठीक है भाई, चलो ऑनलाइन वाले बच्चों टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ के आएंगे सर। चार्ट की पिक आप जल्दी से ले लो फिर, है ना, साथ साथ।